ठोकरें खाके भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब। ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो चलिए, देर किस बात की। इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट आज का हमारा इस प्रकार है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। पहले प्रश्न में कहा आरोही का विलोम क्या होगा। अवरोही, बिल्कुल ठीक है। आसक्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो भैया आसक्त का जो विलोम होता है वो विरक्त होता है। सही है। दोबारा रिस्टार्ट किए ना मैंने वीडियो, इसलिए 2-3 क्वेश्चनों के आपको ऑप्शन लगे हुए मिलेंगे। ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं प्रकाश का विलोम क्या होगा। प्रकाश का अंधकार होता है, सॉरी, अंधकार का विलोम क्या होगा। प्रकाश होता है। ये 2-3 क्वेश्चनों का आंसर आपको लगे हुए इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मैंने वीडियो रीस्टार्ट की है ये अभी। ठीक है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है जो कहा गया उस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। मतलब जो कहा गया उस वाक्य को क्या कहते हैं। कथित। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये सी जो है गलत है लगा हुआ। घृणा किए जाने योग्य, घृणा किए जाने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जिससे हम घृणा करते हैं, जोन सा पद घृणा के लिए स्थित होता है उसको कहते हैं घृणास्पद। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है। ये गलत है लगे हुए 2-3 क्वेश्चनों के आंसर। ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं कल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जो कल होता है इसका अनेकार्थी शब्द शोर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कल का अनेकार्थी बीता दिन भी होता है, मशीन भी होता है और चैन भी होता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यथार्थ में संधि है, देखिए यथ प्लस आर्थ यानी दीर्घ संधि हो जाएगी यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 में कहा है क्या कि प्रत्युपकार में उपसर्ग बताइए। तो प्रति प्लस उपकार यानी ऑप्शन नंबर बी आपका उपसर्ग हो जाएगा प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है। इसमें कहा है कि एक ही श्रद्धा यानी एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला क्या कहलाता है। जो व्यक्ति किसी एक पर श्रद्धा रखता है, किसी एक पर अपनी आस्था रखता है, उसको क्या कहेंगे। तो भैया उसको कहेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी एकनिष्ठ, यानी एक के प्रति निष्ठा रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा तृष्णा में कौन सी संधि है। तो तृष्णा में संधि की यदि हम बात करें तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें त्रिफला में कौन सा समास है। मतलब त्रिफला में समास बताइए। तो त्रि यहाँ पर संख्यावाची शब्द है, तो त्रिफला मतलब 3 फलों का समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी यानी द्विगु समास। जिस पद में संख्यावाची शब्द होता है उसको हम द्विगु समास बोलते हैं। भूखा प्यासा में समास बताइए। मतलब भूखा भी है और प्यासा भी है। भूखा प्यासा शब्द में हमसे समास पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी द्वंद्व समास। यानी जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। भाई हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। 13 में कहा निर्झर सोता झर निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब ये निर्झर और सोता यानी झर निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की यदि हम बात करें तो ये झरने के पर्यायवाची है। निर्झर, सोता और झर ये झरने के पर्यायवाची है, जिसको जलप्रपात भी बोल देते हैं, यानी जो ऊपर से गिरता है झरना। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14 में हमसे पूछा कि वित्तीय, अथ्य, मिथ्या किसके पर्यायवाची हैं। तो देखिए आप लोग जानते हैं मिथ्या माने क्या होता है। मिथ्या माने होता है झूठ। तो ये वित्तीय और अथ्य और मिथ्या ये झूठ के पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें का शुद्ध शब्द कौन सा है। मतलब वर्तनी की दृष्टि से 3 शब्द गलत लिखे हुए हैं, एक शब्द सही वर्तनी में लिखा हुआ है, वही हमें पहचानना कौन सा है। तो सच्चिदानंद ऑप्शन नंबर बी ये आपका शुद्ध हो जाएगा हिंदी की दृष्टि से। बाकी की जो है उच्चारण यानी वर्तनी जो है गलत है लिखी हुई। झंझावत किसका पर्यायवाची है। अगर हम बात करें झंझावत की तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा भैया। ये हो जाएगा आपका तूफान। तूफान को ही हम झंझावत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का।
वही हम बात करें 17 की, तो 17 में कहा सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। मतलब किसकी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है वो हमें देखना कि इनमें से कौन सा आशीर्वाद सही है लिखा हुआ। तो भैया जो ऑप्शन नंबर ए है आशीर्वाद, ये आपका ठीक है लिखा हुआ, बाकी तीनों गलत है लिखा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहा है क्या, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसमें भी सही वर्तनी बतानी है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो जर्जरित, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है लिखा हुआ, बाकी सबकी वर्तनी गलत है लिखी हुई, आपको एक बार देख लीजिएगा। परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे और हो सकता है हूबहू कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए जो इस प्रैक्टिस सेट में आपको दिखाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गीतांजलि का संधि विच्छेद कीजिए। गीतांजलि का संधि विच्छेद यानी गीत प्लस अंजलि, ऑप्शन नंबर सी गीतांजलि, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या कहा है, गिरह का पर्यायवाची नहीं है। मतलब ये जो गिरह शब्द दिया है इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरह का पर्यायवाची प्रवास नहीं है बल्कि आवास, सदन और निकेतन, ये गिरह के पर्यायवाची है। और गिरह को ही हम क्या बोल देते हैं, घर बोल देते हैं। तो 20 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो 21 में कहा चंद्र का पर्यायवाची नहीं है। चंद्र कह दो, चंद्रमा कह दो, इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 21 में। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ज्योत सना चंद्र का पर्यायवाची नहीं है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, 22 में कहा है प्रविशेषण कहते हैं। देखिए एक तो होता है विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है वो विशेषण होता, और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसी को हम बोल देते हैं प्रविशेषण, यानी विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, प्रविशेषण। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, और लो जी 24 भी ले लेते हैं, 23 24 दोनों। 23 में क्या रखा, सार्वनामिक विशेषण है। मतलब ऐसा सार्वनामिक विशेषण के बारे में हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में। तो देखिए संज्ञा के पहले जो आते हैं, संज्ञा के पहले जो आते हैं उसी को हम प्रविशेषण बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कि कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। मतलब कोई काम नहीं करती हैं फिर भी दिन भर मक्खियां मारा करती हैं। और ये हमसे क्या पूछा है, ये जो वाक्य है यानी रेखांकित वाक्य जो है मक्खी मारा करती हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं। तो इसका यानी दिन भर यानी मक्खी मारती हैं, तो ये हो जाएगा खाली हाथ बैठना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, तो 25 में कहा है कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है। मतलब पृथ्वीराज की आंखें ये शीर्षक है और नाटक है, इसके रचयिता कौन है, मतलब लेखक कौन है, ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 25 में। तो राम कुमार वर्मा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसके लेखक हैं पृथ्वीराज की आंखों के। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 यानी भाग नंबर 2, अंग्रेजी। अंग्रेजी का भाग अब हमारा शुरू होता है जैसे कि आपको पता है कि 25 नंबर की हिंदी आएगी, 25 की अंग्रेजी, 25 का मैथ और 25 का जी के जी एस आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 और अंग्रेजी का पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आंसर वाई चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। यानी कहने का मतलब यह ही फेल्ड 5 इन बीए, यानी वह जो है 5, अब जो है क्या दिया है, समय दिया है, टाइम से दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह पिछले 5 वर्षों से बीए में फेल हो रहा है, असफल बोलते हैं हिंदी फेल की। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउन द टू ब्रोदर्स क्वारल्ड विद। तो यहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग करना हमें कौन से का होएगा, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27 की यदि हम बात करें। तो देखिए टू ब्रोदर्स दिया है तो इसके साथ ईच अदर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, 28 की, इसमें कहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद एडजेक्टिव, यानी हमें एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण। गिवन बिलो द फॉलोइंग सेंटेंस, आई डोंट हैव मनी इन माई पॉकेट, यानी मैं अपने पॉकेट में कोई पैसे नहीं रखता हूँ या मेरे पर्स में कोई पैसा या रुपया या धन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 की यदि हम बात करें तो आई डोंट हैव मनी से पहले आएगा आपका एनी। ठीक है, यानी जब नहीं है, नहीं के शब्द में यहाँ पर डोंट है यानी डू नॉट,
तो नहीं के रूप में एनी का प्रयोग किया जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 में कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम, यानी कौन सा वाक्य ऐसा दिया है जिसकी वर्ब करेक्ट मतलब है, सही यूज की गई है, क्वेश्चन नंबर 29 में हमें बताना है। तो देखिए, दे विल रीड नहीं है, गलत है। दे हैव ऑलरेडी सीन द फिल्म, उन्होंने यह फिल्म पहले ही देख ली है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 में क्या कहा है, इसमें कह रखा है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल फ्रॉम ऑफ एडवर्ब गिवन बिलो ईच सेंटेंस। ठीक है, यानी ही कम हेयर एंड आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो ही कम, वह आ चुका, हेयर एंड आवर्स 1 घंटा पहले। तो पहले के बात करें तो एगो का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, केम कम, ये आपका एगो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की। तो 31 में क्या कहा है, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर कंजक्शन, मतलब जो प्रॉपर कंजक्शन है उसका हमें प्रयोग बताना है। चूजिंग यानी चुनना है, फ्रॉम द अल्टरनेटिव ए बी सी डी, इनमें से। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा है, जरा पढ़ लीजिए। ये कह रहा है जोन इज रीडिंग, मैरी इज प्लेइंग, यानी जोन पढ़ रहा है, लेकिन की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। मैरी इज प्लेइंग, और मैरी खेल रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी ये जो वाक्य दिया है इस वाक्य में कौन सा सही प्रीपोजिशन का यूज किया जाना है, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है हमसे। तो इसमें कहा है ही इज ब्लाइंड हज बोन फेल्ट, यानी ही इज ब्लाइंड टू हिज बोन फेल्ट फ्लोट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर यानी 2। ठीक है, ब्लाइंड के साथ 2 का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33। इसमें क्या कहा हमसे कि आर्टिकल का यूज करना है, मतलब ये जो आर्टिकल है कौन सा प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 में। तो देखिए, एप्पल कार्ड, यानी द आ जाएगा यहाँ पर शुरू में, अब द यहाँ ही दे रखा है एक जगह। ठीक है ना, द एप्पल कार्ड इज हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के लिए ए आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी द और ए का प्रयोग किया जाएगा, पहले द का और फिर ए का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। वहीं हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या कहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल डिटरमिनेंट गिवन बिलो द सेंटेंस। आई वाज टू टायर्ड, आई माने में, वाज टू टायर यानी बहुत थका हुआ था, टू डू वर्क यानी कार्य करने के लिए। अगर 34 की हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा एनी कार्य में बहुत थका हुआ, अब और कोई कार्य मेरे से नहीं होगा, एनी। ठीक है ना, टायर्ड टू डू एनी वर्क। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। इसमें कहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल मॉडल एक्जुलरी, यानी मॉडल एक्जुलरी वर्ब का हमें प्रयोग करना है। ठीक है, कैसे, द वर्क टाइम एंड पेटेंस। तो देखिए, द वर्क की यदि मैं बात करूं, द वर्क टाइम तो नीड्स आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, यानी नीड की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हुआ है, तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट की। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा है, 36 में हमसे पूछा है कि टू विच कैन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन विल ही सेंटेंस, यानी पीपल द विलेज ऑफ राजस्थान लीड ए वेरी सिंपल लाइफ। ठीक है, वी एन अप्रोप्रिएट आंसर, इसका आंसर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या हो जाएगा, तो देखिए कह रखा है इसमें क्या कि पीपल इन द विलेज ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के गांव के लोग लीड ए वेरी सिंपल लाइफ, बहुत साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है ना, तो वी एन अप्रोप्रिएट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी व्हाट काइंड ऑफ लाइफ पीपल इन द विलेज ऑफ राजस्थान। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 37 क्वेश्चन नंबर 37 से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लेना। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या कहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन ए एक्टिव और पैसिव, यानी एक्टिव पैसिव वॉइस की हमसे बात कर रहा है।
ठीक है, वाक्य दिया है कि पॉवर्टी ओब्लाइट हिम टू स्टील, यानी इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो देखिए यदि हम बात करें तो यहाँ इसके साथ बाज का प्रयोग आएगा और हिम का हो जाएगा ही, तो ही वाज ओब्लाइट टू स्टील। 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, 38 में कहा है, क्या कहा है जरा देख लीजिए इसको भी। 38 में हमसे कहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव वाट साव इनडायरेक्ट नरेशन, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहा है। इनडायरेक्ट नरेशन में हमसे वाक्य दिया हुआ है, यानी रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में बात कर रहा है। क्या कह रखा है, द संत सैड, यानी संत ने यानी साधु ने कहा, वी आर मॉर्टल द संत, ठीक है। अब यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, यानी द संत सैड, यानी द संत के बाद क्या आएगा ये हमें बताना है। तो सैड द वी आर मॉर्टल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, यानी 39 में क्या कहा है। 39 में हमसे कहा है कि दिस मूवी इज देन द लेट, यानी लास्ट वन। तो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 39 में हमें खाली स्थान भरना है, फिल इन द ब्लैंक भरना है, जो कि क्वेश्चन के रूप में नहीं दिया है। 39 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या रखा है, दिस मूवी, यह फिल्म इज द बेटर, ठीक है ना। देखिए बेटर के साथ देन का प्रयोग किया जाता है, या हम कह सकते हैं देन से पहले बेटर का प्रयोग किया जाएगा, यानी कंपैरेटिव डिग्री की बात करें आप, बेस्ट यानी गुड बेस्ट बेटर। क्वेश्चन नंबर 40 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच, यानी फिगर ऑफ स्पीच हमसे पूछी है इस सेंटेंस में, क्वेश्चन नंबर 40 में। तो देखिए इट्स इट्स ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, तो देखिए हेवन की बात कर रहा है, रेन की बात कर रहा है, इसमें सिमली प्रीपोजिशन आपकी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, तो 41 में हमसे पूछा है कि मार्क द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, मतलब हमें सिनोनियम बताना। सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची, अबेंडेंट, ये जो अबेंडेंट होता है इसका आपको हिंदी अर्थ पता होना चाहिए क्या होता, तब तो आप बता दोगे, नहीं पता तो आपका रटा रटाया होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा अबेंडेंट का प्लेंटीफुल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता, कम करना होता है या डांटना होता, बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 की यदि हम बात करें तो 42 में हमसे कहा करेक्ट एंटोनियम, एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है। और किसका बताना है, एक्चुएटर का, यानी एक्सट्रेटर, ठीक है। इसका हमें विलोम बताना, तो देखिए विलोम क्या हो जाएगा, विलोम का मतलब होता है उल्टा। और क्वेश्चन नंबर 42 की यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा एक्स हट जाएंगे, यानी इंटोयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हाँ देखिए अबेंडेंट का मतलब होता है कम, और इसका होता है प्रचुर मात्रा में। भाई हम बात करें 42 की, तो इसका होता है बाहरी, ठीक है ना। एक्सटीरियर का इसका मतलब होता है एक्सटीरियर, इसका मतलब होता है बाहरी, और बाहरी का तुम्हें पता ही है क्या होता है, आंतरिक। तो क्वेश्चन नंबर 42 की यदि हम बात करें तो आंतरिक हो जाएगा, यानी भीतर का। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 43, इसमें क्या कह रखा है, 43 में कह रखा द द ट्रेवल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी ट्रेवल्स, द ट्रेवल्स यानी यात्री ऑफ साउथ अफ्रीका बिलीव दैट सम नेचुरल पावर केस द विंड टू मूव, ठीक है। 43 की यदि हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के जो आदिवासी हैं, यानी उनका मानना है कि कोई प्राकृतिक शक्ति हवाओं से हवाओं को चलाती है, मतलब ये कह रहे हैं कि कोई प्राकृतिक शक्ति है जो हवाओं को चलाती है। क्वेश्चन नंबर 43 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुपर नेचुरल, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी का इसका मतलब होता है अलौकिक, अलौकिक। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, तो 44 में हमसे कह रखा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, मतलब कौन सा वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रिविलेज, ठीक है। और इसके यदि अर्थ की हम बात करें तो इसका सही अर्थ होता है आपका विशेषाधिकार।
आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 में क्या कहा है इसको भी देख लीजिए। 45 में हमसे पूछा है ए वर्ड हैज बीन स्पेल्ड इन फॉर डिफरेंट वेज, ओनली वन अमंग देम इज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये, द वर्ड सेलेक्ट द करेक्ट वन, यानी ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डिसीव, और डिसीव का अर्थ होता है धोखा देना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है कि जो 46 से 50 तक है, यानी अगले, यानी 46, 47, 48, 49, 50, 5 क्वेश्चन है। इनका जो आंसर देना है ये आपको पैराग्राफ में से देना है। ठीक है, लो ये पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ की यदि हम बात करें तो इसको पढ़ना है और पढ़ करके आंसर देना है। ठीक है, पढ़ लीजिए इसको। द लेस्ट हाफ ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो आपको इसमें से ही चुन करके अगले 5 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ठीक है, मेरे जीवन की अंतिम यात्रा। ठीक है, The last half of my life has been lived in one of those painful occasion। इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 47, इनके आंसर आपको पढ़ करके देने पैराग्राफ में से। और वहीं यदि हम बात करें तो 48, 49 और 50 का आंसर भी पढ़कर देना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन अगला पार्ट यानी भाग नंबर 3, और भाग नंबर 3 है हमारा सामान्य ज्ञान का, जिसको हम बोल देते हैं शॉर्टकट में जीके जीएस। क्वेश्चन नंबर 51 जो कि जीके का पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। मतलब कुल मिलाकर के लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो वो उपाध्यक्ष को देता है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति निर्देशक तत्व है, कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 52 में। तो देखिए समान आचार संहिता ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। और यदि हम बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता और धर्म की स्वतंत्रता ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की, तो 53 में क्या रखा है 53 में, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। मतलब जो बर्मा था, जिसको हम वर्तमान में म्यांमार बोल देते हैं, ये भी भारत का ही एक हिस्सा था, लेकिन ये अलग किस अधिनियम के तहत हुआ था ये हमसे पूछा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके तहत ये भारत से अलग हुआ था, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर ये भारत से अलग हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की। 54 में कहा है कि नब्दा तोली किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये पूरा पाषाण कालीन स्थल है जिसका नाम है नब्दा तोली या नब्दा टोली। ठीक है, ये भारत के वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मध्य प्रदेश में नब्दा तोली। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। 55 में कहा है कि उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन्य से संबंधित नहीं है। पंचजन्य यानी 5 जनों से संबंधित कौन सी ऋग्वेद काल से संबंधित जनजाति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 में हमसे ये पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कीकट। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्योंकि 5 जनों का उल्लेख मिलता है, यदु का मिलता है, पुरु का मिलता है, तुबर्स का मिलता है, लेकिन कीकट का उल्लेख हमें नहीं मिलता देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सांकेतिक मुद्रा का मतलब है जिस पर संकेत लिखे हुए होते हैं, जैसा आज हम देखते हैं ना भारतीय मुद्रा, उस पर लिखा हुआ होता है 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, इस तरह से, या 1 रुपया। लेकिन सबसे पहले किसने ये सांकेतिक मुद्रा चलाई थी जिस पर लिखा हुआ होता था। तो सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे पूछा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, यानी तुगलक वंश का राजा था एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, उसने सर्वप्रथम भारत में यानी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की। 57 में हमसे पूछा निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। मतलब ऐसी कौन महिला थी जिसने अपने पति, जो कि उसका पति बादशाह था, और उसके मकबरे का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 57 की यदि हम बात करें तो वो हाजी बेगा थी। ठीक है, हाजी बेगा। बताइए ये मुगल काल से संबंधित थी, किसकी पत्नी थी और किसकी माँ थी। 58 यानी क्वेश्चन नंबर 58, इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी।
तो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कह दें या मुस्लिम महिला शासिका कह दें, तो ये थी आपकी रजिया सुल्तान। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं जो कि आपका गुलाम वंश की थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देख ले, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की नहीं है, यही आपका आंसर है, यही गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना। और दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी सही है। और इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है, ये भी सही है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए ही गलत है और गलत वाला ही हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर, यदि हम बात करें 60 की, तो 60 में हमसे क्या कहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। जो बांग्लादेश है उससे मेघालय की सीमा लगती है, त्रिपुरा की लगती है, मिजोरम की लगती है, लेकिन मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की, तो 60 में, 60 नहीं 61, 61, इसमें क्या कहा है जरा ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबे का सबसे अधिक भंडार है। अरे भैया, तांबे का सबसे अधिक भंडार भारत के राज्य राजस्थान में है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 62 की, यानी 62 में कहा है जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। मतलब जंगल महल कौन सा क्षेत्र कहलाता है और ये कहाँ पर स्थित है, ये हमसे बात पूछी है। तो ये भैया पश्चिम बंगाल में है जंगल महल। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। 63 में हमसे कहा है क्या, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। मतलब भारत में जो सुनामी वार्निंग सेंटर है वो कहाँ पर है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 63 में। तो भैया आपका हैदराबाद में है सुनामी वार्निंग सेंटर। सुनामी से निपटने के लिए, उसके लिए चेतावनी देने वाला जो सेंटर है, ये भारत के हैदराबाद में है, जो कि तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आता है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। 64 में हमसे पूछा है कि डोबर संधि, जो डोबर जल संधि है वो किस किस को जोड़ती है। देखिए, जल संधि मतलब पानी का वह क्षेत्र जो किन्हीं दो स्थल आकृतियों को जोड़ता है या उनके बीच में है। ये सागरों के बीच में भी हो सकती है, महासागरों के बीच में भी हो सकती है, किन्हीं दो देशों के बीच में भी होती है, या हम कह सकते हैं स्थल आकृति के बीच में भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 64 की यदि हम बात करें, तो हमसे पूछा है डोबर जल संधि किसको जोड़ती है। तो ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है डोबर जल संधि। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, इसमें क्या कह रखा है, मिलान करवा दिया हमसे। लो अभी करते हैं मिलान, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करो। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 को, ध्यान दीजिए इधर। 65 का आंसर क्या होगा, 65 में हमसे क्या कहा है, मिलान करो भैया। देखो कैसे करेंगे, तांबा, ये इधर दिया केंद्र और इधर दिया खनिज, मतलब कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है, क्या उसका प्रमुख केंद्र है, ये हमसे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 65 में। तो देखिए तांबे की यदि हम बात करें, ये तो एक कटंगा का पठार से तांबा निकलता है। तो ऑप्शन नंबर पहले का हो जाएगा ए। अब पहले का यानी ए का हो जाएगा दूसरा, पहले में भी दे रखा है और दूसरे में भी दे रखा है, तो और आगे चलना पड़ेगा हमें। बी की बात कर रहे हैं हीरे की, तो हीरा जो मिलता है हमें वो किम्बरले खान में मिलता है। तो यानी ए का दूसरा और बी का तीसरा, देखो इसमें ही दिया है आपका, ए का दूसरा बी का तीसरा, यही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें सोना की, तो ये ओविटर सैंड हो जाएगा, और चांदी की बात करें तो ये आपके हो जाएगी बुट। ये प्रमुख केंद्र है खनिजों के। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 66। 66 में कहा है कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है। मतलब किस देश में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, ये हमसे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 66 में। तो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार है भैया सऊदी अरब में। जितने अरबी कंट्री है ना, ये तेल के लिए जानी जाती हैं। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट है। तो भारत में पाए जाने वाले जो हॉट स्पॉट है प्रमुख रूप से 3 है, लेकिन ऑप्शन की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट। ठीक है ना, पश्चिमी घाट यानी पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट, ये हॉट स्पॉट है। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की, तो 68 और 69 एक साथ ले लो दोनों को। क्या कहा है इसमें, इसमें हमसे कहा है 68 में
कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेड डेटा बुक का समन्वय है। तो देखिए रेड डेटा बुक जो है ये किसके बारे में बताती है, ये हमसे पूछा गया और इसी को कहा है रेड डेटा बुक का संबंध है किस चीज से है। क्वेश्चन नंबर 69 की यदि हम बात करें तो रेड डेटा बुक का संबंध है विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतु, मतलब जो जनजातियां, जो जाति जीव जंतु या कोई भी संकट ग्रस्त है और वो विलुप्त हो रहे हैं, तो उनके बारे में जानकारी देता हमें रेड डेटा बुक। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 70 में हमसे कहा है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है किसके कारण? देखिए पृष्ठ तनाव वह चीज होती है, लोहे की सुई है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण तैरेगी, नहीं तो नहीं तैरेगी, और पृष्ठ तनाव नहीं होगा तो डूब जाएगी। ठीक है ना। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 में हमसे पूछा है कि धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है वो कौन सी है? तो ठंडे पानी से जो त्वरित यानी तुरंत क्रिया करती है उस धातु की हम बात करें तो वो है आपकी सोडियम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की, तो हमसे इसमें पूछा है अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? तो अंगूर में जो सबसे ज्यादा और प्रचुर मात्रा में ऑर्गेनिक अम्ल पाया जाता है उसका नाम है आपका टार्टरिक अम्ल। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। वही हम बात करें, एक बार इसे देख लेता हूँ मैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? अच्छा तैरती है, तो ये नहीं है, पृष्ठ तनाव नहीं होगा इसका। ठीक है, क्योंकि पृष्ठ तनाव वह चीज है जिसके कारण एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है, परंतु इतना बड़ा लोहे का जहाज नहीं डूबता है। लेकिन अगर हम बात करें कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरने का कारण पूछ रहा है तो पानी का उत्प्लवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 का यदि हम बात करें, एक सेकेंड, मिस्टेक दे रखा है भैया इसमें, मिस्टेक, हाँ सही है, यही होगा। ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 का बी राइट आंसर है। ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। 73 में हमसे कहा लो 73 74 75 एक साथ ले लो, निपटा दो इन्हें। 73 में क्या कहा है? 73 में हमसे कहा है कि इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्त से होता है? मतलब इटाई इटाई रोग के बारे में पूछ रहा है, किसके कारण होता है ये? तो भैया इटाई इटाई की यदि हम बात करें तो ये कैंडियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड पुनर्वृत्ति प्रदान करता है, मतलब नाबार्ड जो है ये एक ग्रामीण विकास बैंक है, पुनर्वित्त प्रदान करता है, किसके लिए करता है, कैसे करता है? क्वेश्चन नंबर 74 की यदि हम बात करें तो ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए करता है, और मैंने बता भी दिया था कृषि एवं विकास बैंक है नाबार्ड, जिसकी स्थापना 82 में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? तो मानवीय गरीबी सूचकांक ये विकसित किया गया था 1997 में। ठीक है दोस्तों, देखो 33 मिनट में आपके 75 क्वेश्चन हो गए। अब मैं मैथ को हल करूंगा, तो मैथ को हल करने में टाइम लगता है थोड़ा सा, परंतु मैं एक ही घंटे में प्रैक्टिस सेट करता हूँ, एक ही घंटे का मैं टाइम सिलेक्ट करता हूँ। एक घंटे में जितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैथ को सोल्व करते हैं। अब हमसे कह रखा है यहाँ पर कि 45 मिनट को एक दिन के भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए भैया कह रही आप 45 मिनट है और एक दिन के रूप में हमें इसका भिन्न में मान बताना है। तो एक दिन है, एक दिन। अब एक दिन की यदि मैं बात करूं तो एक दिन में घंटे कितने होंगे? 24 घंटे होंगे आपके। और यदि हम बात करें तो 24 घंटे के मिनट बनाओ, यानी 24 गुणा 60, कुल मिलाकर के कितने मिनट बन जाएंगे आपके? ठीक है आगे चलते हैं। ये हमसे भिन्न में पूछ रहा है, तो देखो 45 मिनट, ये हो गया आपका 45 मिनट, और 45 मिनट अब हम इसे दिन में व्यक्त करेंगे। ठीक है ना, दिन में, तो ये आ जाएगा नीचे, यानी 24 गुणा 60। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे? 15 एकन 15, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24, ऊपर बचा आपका 1
और 8 चौक 32। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। 77 में क्या कहा है जरा इसको भी देख लीजिए। 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो वे कितने समय अंतराल के बाद 7 बजेंगी। ठीक है, तो देखो भैया करना क्या है इसमें तुम्हें। एक क्वेश्चन नंबर 77 की यदि हम बात करें तो एक तो दिया आपका 36 सेकंड, एक दिया है 40 सेकंड, एक दिया है 48 सेकंड। इनका भैया लैसे निकाल लो। जब आप इनका लैसे निकालोगे तो इनका लैसे निकलेगा 720। और हमसे पूछ लिया समय कितने अंतराल के साथ एक साथ बजेंगी वो, तो मिनट में बात कर रहा है। तो ये हो गया 720, 720 और मिनट के लिए हम 60 से भाग दे देंगे। इससे कट जाएगा ये 6 × 6 = 6 × 8 = 72, नहीं 12 × 6 = 72 होते हैं, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72। हाँ, तो ये आपका 12 बार कटेगा और 12 ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कहाँ दिया 12, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की। 48 में हमसे कह दिया हल करो। क्या हल करें, कैसे हल करें, 78 की बात कर रहा है। तो देखो ये कह रहा है हल कीजिए, यानी 7 + √2 और 7 - √2। तो देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा छोटा आपको दिख रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, हल भी तो करना है। हल के लिए मुझे स्पेस चाहिए। हम जान लेंगे एक पद मान लो ए और एक पद मान लो बी। तो इसमें 7 को तो मान लेंगे हम ए और √2 को मान लेंगे हम बी। ठीक है, अब देखो एक बार तो लिख रखा है यहाँ जोड़ के, एक बार लिख रखा घटा के। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दो वर्गों के अंतर का सूत्र a² - b² मतलब एक बार जोड़ कर लिख देते हैं, एक बार घटा कर लिख देते हैं। तो अब a का वर्ग मतलब 7 का वर्ग, माइनस b का वर्ग मतलब √2 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49, वर्ग से कट जाएगा वर्गमूल, तो कितना बचेगा 2, और 49 में से 2 घटाएंगे हम तो क्या बचेगा 47, यानी 47। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 79। इसमें क्या कहा है, ये कह रखा है किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत बताओ। देखो भैया मान लो क्वेश्चन नंबर 79, मान लो, माना क्या माना, टोटल संख्या मान लो। टोटल संख्या मान ली हमने स्टाफ की कितनी है 100। अब इनमें कह दिया है महिलाएं 40% है, ये कह दिया महिलाएं 40% है, यानी महिला, जब महिला तुम्हारी 40% हो गई तो पुरुष कितने होगा भैया 60%। 100 में से 40 घटा दो तो पुरुष हो गए 60%। आगे तुमसे वो क्या कह दिया था, विवाहित महिलाएं निकाल लो भैया पहले तो। ठीक है, विवाहित, विवाहित महिला। अब विवाहित महिला कैसे निकालेंगे, महिला का प्रतिशत दिया हमें 40 और वो कह रहा है कि 70% स्टाफ में, यानी गुणा के 70 और सबके बटे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखो 0 से 0 ये दोनों 0 कट गया, 7 × 4 = 28, मतलब विवाहित महिलाएं कितनी आ गई 28 आ गई, विवाहित महिलाएं 28 आ गई। अब टोटल महिलाएं थी कितनी 40, 40 में से 28 घटा दो तो अविवाहित महिलाएं आ जाएंगी। अब लिखेंगे अविवाहित, अविवाहित महिला। अविवाहित महिला कैसे निकालेंगे, यानी 40 माइनस के 28 कुल मिला के 12 अविवाहित महिला आ गई। पर हमसे क्या पूछ लिया है, हमसे पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी बात। ये कह रखा है कि 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। चलो भाई, तो अविवाहित निकालो। देखो 70 था, 70 में से 40 महिलाएं आ गई तो पुरुष कितने आ गए, पुरुष आ गए आपके 30। विवाहित पुरुष कितने आ गए, अविवाहित पुरुष 30, अविवाहित है, अविवाहित, अविवाहित पुरुष आ गए। उसके बाद यदि हम बात करें तो अविवाहित का स्टाफ निकाल लो।
अविवाहित स्टाफ। अविवाहित स्टाफ मतलब पुरुष तो आ गए 30 और महिलाएं कितनी आई थी 12, तो कुल मिलाकर कितने हो गए 42। देख लो कहाँ है 42, ऑप्शन नंबर डी में है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। 80 में क्या क्या रखा है जरा इसको भी देख लीजिए ध्यानपूर्वक। 80 में हमसे कहा है कि x-1 श्रमिकों द्वारा x+1 दिन में किए गए कार्य और x+1 श्रमिकों द्वारा x+2 दिन में किए गए कार्य का अनुपात 5:6 है, तो x का मान बताइए। अरे हम जानते हैं दिन गुणा समय, दिन गुणा समय, और समय नहीं दिया तो व्यक्ति। ठीक है क्या, जो x-1 है, ठीक है, ये कितने में कर रहे हैं x+1, नीचे आ जाओ x+1 और बटे x+2 ये दिए सब यहीं से रखे मैंने। अनुपात कितना बता दिया है, अनुपात 5:6, तो अनुपात का चिन्ह हटाओ, बटे का चिन्ह लगाओ, ये प्लस और ये प्लस, ये कट गया। कुल मिलाकर क्या बचा, x-1 बचा ऊपर और x+2 बचा नीचे, 5/6। अब क्या करेंगे, 6 की गुणा इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा 6x, और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा -1। 5 की इसमें करेंगे 5x और प्लस के 5 दूनी 10। देखो 6x में से 5x घट जाएगा, कितना बचेगा, ये 6 है 6, तो 1x बचेगा और 6 इधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 और 6 16, और यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 81। एक रेफ्रिजरेटर तथा टेलीविजन के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5,500 यानी 5500 अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य बताओ। देखो भैया अनुपात दिया, हम जानते हैं पहले कह दिया वो रेफ्रिजरेटर और फिर कह दिया टेलीविजन, यानी ये तो हो गया आपका रेफ्रिजरेटर और ये हो गया टेलीविजन। अनुपात कितना दिया है इन्होंने 5:3, यानी इसको 5x मान लूँ और इसको 3x मान लूँ। अब ये कह दिया है कि जो टेलीविजन से 5500 अधिक है, कौन अधिक है, रेफ्रिजरेटर। तब हम क्या करेंगे, हम करेंगे 5x - 3x बराबर 5500। बस लो, अब क्या करना है, 5 में से 3 गए, 2x बचा बराबर 5500। अब 2 से काट देंगे तो x बराबर 5500 का आधा कितना होता है, 5500 का आधा होता है भैया आपका 2700, 2750, 2750। ये आ गया आपका x का मान। हमसे किसका मान पूछ रहा, रेफ्रिजरेटर का मान पूछ रहा, तो रेफ्रिजरेटर का मान यानी 5x है भाई। 5 गुणा x कितना है 2750। जब 2750 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 13,750 रुपये। देख लो कहाँ है 13,750, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की। 82 में क्या कहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है। उन संख्याओं के योग का 1/6 भाग होगा, क्या होगा। लो ये देखो दो संख्याएं दी है, अनुपात दिया है 10:7। क्वेश्चन नंबर 82 मान लेंगे हम, एक को मान लो 10x और एक को मान लो 7x, ठीक है, दे दिया। अब वो कह रहा है इनका अंतर 105 है, अंतर 105 है यानी 10x माइनस के 7x बराबर 105। कितना बचेगा यहाँ से 3x बराबर 105। अब 3 से 105 को जब हम काटेंगे तो x का मान कितना आएगा निकल कर 35, क्योंकि 35 दिया 105 होते हैं। अब हमसे क्या कह दिया संख्याओं का योग, तो देखो भैया संख्याओं का योग कैसे करेंगे। वो कह दिया है कि संख्याओं का योग का 1/5, तो 1/5 तो हम निकालेंगे बाद में, पहले संख्याओं का योग निकाल लो। देखो एक तो थी आपकी 10x और एक थी 7x, ये रखी है दोनों ऊपर, कितना हो गया 17x। अब हमसे कह दिया था पहले x का मान रख दो यहाँ पर, 17 गुणा x का मान कितना है 35, और जब 17 की मैं 35 से गुणा करूंगा तो 595 मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि संख्या का 1/5 कितना भाग होगा,
यानी 595 का 1/5 भाग। 5 से काट दो, कितनी बार कटेगा? 119 बार। और ये आपका कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में आपका ये दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 83 में हमसे क्या कहा है? 20 लीटर में 36 लीटर के दो मिश्रण, 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्प्रिट और जल का अनुपात 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को मिलाने पर नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात क्या होगा? देखो भैया, टोटल कितना है? टोटल है आपका 20 लीटर। ठीक है, अब हम स्प्रिट निकालने, पहले स्प्रिट का अनुपात, यानी कितना दिया है इन्होंने? कांग्या ये है 3:7 दिया है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 स्प्रिट हो गया और 7 क्या हो गया आपका? जल। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 3/10 और गुणा टोटल कितना है? 20। 10 एक अंदर, 10 दूनी 20 और 3 दूनी 6। 6 लीटर आपका क्या आ गया? स्प्रिट आ गया, है ना। अब जब 6 लीटर स्प्रिट है 20 लीटर में से, तो जल कितना होगा? 20 में से 6 घटा देंगे हम, तो कितना आएगा? 14 आपका वाटर हो गया। वाटर मीन्स यानी पानी। आगे आप बात करते हैं, कह रखा है 36 लीटर का है दूसरा, ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा कह दिया 36 लीटर, तो 36 लीटर का अनुपात कितना दिया है? ये दिया है आपका कि 7:5। तो कैसे करेंगे भैया? 36 में सेम प्रोसीजर है, यानी टोटल दिया आपका हमें 36। इस 36 में से देखो 7 और 5 12 हो जाएगा, है ना। तो कैसे करेंगे? हम स्प्लिट निकालेंगे पहले, यानी 7/12 गुणा 36। 12 12 दूनी 24, 12 3 36, कुल स्प्लिट कितना आ गया? 7 21 लीटर तो आपका स्प्लिट हो गया। अब 36 में से 21 घटा दो तो जल आ जाएगा, यानी वाटर। वाटर 36 में से जब मैं 21 घटाऊंगा तो आपका आ जाएगा 15। तो देखो ये वाटर आ गया 15 36 वाले में, और 20 वाले में वाटर आ गया 14। अब हमसे पूछ रहा है कि अनुपात बताओ। देखो अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? अनुपात, अनुपात पहले तो हमारा हो जाएगा 6 + 21। क्यों? क्योंकि 6 लीटर स्प्रिट है और जल कितना है? 6 और 21, स्प्रिट 21 ये है, 6 ये है। अनुपात फिर है आपका 14 और 15। ठीक है, मतलब 14 + 15 क्या है? पानी। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 70 मतलब 27, यानी 27। 21 और 6 27, और 15 और 14 कितना हो जाएगा? 29। ये आपका आंसर आएगा। कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। 84 में क्या कहा है? 84 में हमसे पूछा है कि कोई वस्तु 5% के लाभ पर बेची जाती है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? कुछ नहीं करना, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य कर दो और बराबर 1 + 5/100 कर दो। यानी देखो क्वेश्चन नंबर 84 की यदि हम बात करें तो इधर तो रख दो विक्रय मूल्य और बटे नीचे रख देंगे हम क्रय मूल्य और बराबर 1 + 5/100। लो जी, इसे हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में कहा है कि जितना ब्याज 6 वर्ष में 4% ब्याज पर 6,000 रुपये पर प्राप्त होगा, उतना ब्याज 8,000 रुपये की धनराशि पर 3% वार्षिक दर पर कितने समय में लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। देखो पहले की यदि हम बात करें तो 6,000 रुपये दिया है और 4% दिया, समय दिया 5 वर्ष बराबर 100। हम जानते हैं ना साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दूसरे में कह रखा हमसे 8,000 रुपये की बात कर दिया है, गुणा 3 कहेंगे 3% की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, समय मान लिया हमने टी और सबके बटे 100। लो ए इससे कट गया ये। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 ये कट गया, 3 से काट लो, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर 2 से काट लो, 2 से 2 चौक 8, 4 से 4 कट जाएगा, टी बराबर कितना आ जाएगा? 5। लो कहाँ है 5? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। 86 में हमसे कहा वह धनराशि बताइए जिस पर 5%
प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से प्रति दिन 1 रुपये ब्याज लगता है। अरे भाई इसमें क्या करना, हम जानते हैं क्या, मूलधन, जो मूलधन होता है इसको कैसे ज्ञात करते हैं, ब्याज गुणा 100 बटे समय गुणा दर। अब देखो क्या कह रखा है, ये कह रखा है वह धनराशि बताइए जिस पर 5% साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, और उसकी दर प्रतिदिन 1 रुपये ब्याज मिला है, तो ब्याज कितना हो गया, 1 गुणा 100। समय की यदि हम बात करें तो समय नहीं दिया तो 1/365 कर लो, 1/365, क्योंकि प्रति वर्ष कह दिया ना, 365 दिन होते हैं, गुणा 5। इसे हल कर लो। कैसे हल करेंगे, देखो 100 तो 100 ही है, 365 ऊपर पहुंच जाएगा 365 और नीचे क्या आ जाएगा 5। इससे जब इसे काटोगे तो कुल मिलाकर के आपका 730, ये आंसर आ जाएगा। कहाँ दे रखा, 73073, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। वहीं हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 की। 87 में क्या कहा है, 87 में क्या रखा है कि यदि 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाल बनाती हैं तो एक मकड़ी एक दिन में कितना जाल बनाएगी, तो कितने दिन में जाल बनाएगी। अरे 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बना रही है, तो एक मकड़ी एक जाल एक ही आ जाए, देखो 7 7 7, 1 1 1, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिना हल करे ही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या कहा है, 88 में कह रखा है हमसे कि यदि एक बस 3 किलोमीटर लंबे खंड क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करती है तो उस बस की औसत दूरी बताओ। अरे भैया औसत दूरी क्या होता है, देखो औसत बराबर होता है हमारे पास सूत्र के कुल यानी टोटल और बटे संख्या, यानी आप कर देंगे कुल दूरी बटे जो समय लग गया, ठीक है, इससे कर दो और आपका आंसर आ जाएगा ट्राई। आगे हम बात कर रहे हैं, क्या कह रखा आगे, ये भैया ग्राफ दे रखा, इसमें से पढ़कर हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और यदि हम बात करें तो 89 से 92 तक, यानी 89 से 92 तक हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखो कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, ये वाला तीसरी श्रेणी और ये वाला चतुर्थ श्रेणी, ये वाला अनुत्तीर्ण और ये वाला तृतीय और ये वाला जो है ये वाला द्वितीय और ये खाली वाला जो है ये वाला प्रथम श्रेणी को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कहा देखिए, ये क्या रखा, कितने प्रतिशत छात्र 2007 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो 2000 की बात कर रहा, अब उत्तीर्ण की बात कर रहा, तो उत्तीर्ण वाले छात्र कौन से हैं, प्रथम श्रेणी ये है और प्रथम श्रेणी के उत्तीर्ण के छात्र ये, यानी खाली संख्या। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें यहाँ से तो उत्तीर्ण छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र, तो 2007 में टोटल छात्र निकाल दो, यह 2007, इसमें टोटल छात्र कितने हैं 190, 190 तो टोटल है। अब प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, यह है खाली डब्बा, तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, यह है खाली डब्बा, और ये आंकड़ा कितने का दिया है आपका, ये दिया है 30 का। ठीक है ना, तो हम कैसे करेंगे, यानी 30/190 गुणा 100, देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये आगे कितना हो जाएगा 300/19, और जब मैं 19 से इसे भाग दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 15 से ही 15/19%। लो जी, कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह से नेक्स्ट सवाल आपको करने हैं। ठीक है, यानी ये तो था 89, यानी 90, 91, 92, ये तीनों सवाल ऐसे ही करने में दिखा देता हूँ। देख लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो 90, 91, 92 का, और आप जो है इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 की, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो सिलेक्ट करता हूँ मैं, 1 घंटे में ही मुझे बनाना होता है, और यदि हम बात करें 1 घंटे से अधिक टाइम लग गया तो वीडियो अपने आप ही कट हो जाएगी। 93 देखो 93 में क्या कह रखा, 93 में हमसे कहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में
क्या होगी। ठीक है, तो देखो भैया, नाप के अनुग्रह चाल निकाल लो, यानी अनुग्रह चाल निकालेंगे हम तो कितना होता है, दूरी बटे समय यानी 32/4, कुल मिलाकर कितनी आ गई 8। और नाप की ऊर्ध्वाधर चाल निकाल दो, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर चाल यदि हम निकालेंगे तो कितनी है, 24 दे रखा, 24/6, तो 6 चौक 24 कितनी आ जाएगी 4। अब कहते हैं शांत जल में चाल, शांत जल में चाल और समान दूरी तय करने में लगने वाला समय। ठीक है, ये है शांत जल में नाप की गति। तो कुछ मत करो, 1/2, 8 और +4 कितना हो जाएगा 12, तो बराबर 6 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 94। 94 में क्या क्या रखा है भाई, इसको भी ध्यान से सुनो। 94 में हमसे कहा है कि एक रेलगाड़ी 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अरे भाई, पहले कितना समय ले रही है, पहले समय कितना ले रही है, समय ले रही है 12 मिनट, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है नहीं। तो 12 को हम कितना करेंगे, यानी 12/60, तो कितना आ जाएगा, 12×12, 12×5 = 60, यानी 1/5, तो ये आ गया। अब वो कह रिया है ट्रेन की चाल निकाल लो, यानी चाल कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 10/1/5, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 5 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आ गई। अब वो कह रहा है नई चाल, नई चाल, तो नई चाल कैसे करेंगे हम, नई चाल वो कह रहा यानी 5 किलोमीटर कम कर दी, तो नई चाल कितनी हो गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है, अब हमसे निकलवा दिया समय, तो समय निकाल दो, टोटल दूरी कितनी है 10 किलोमीटर और चल कितनी दिया है, चाल 45, तो 5 से काट दो, 5 5 दूनी 10 और 5 9 45, यानी 2/9 आ गया। अब इसे 60 से गुणा कर दो, लो जी, इसको जब करोगे तो कुल मिलाकर के 40/3 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, 40/3 मिनट, ये ऑप्शन नंबर बी में। आगे क्वेश्चन नंबर 95 देख लो। 95 में क्या कहा है, बिल्कुल इजी है, आराम से कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 96 में हमसे क्या कहा है, यदि 12 समतलीय बिंदुओं में से 5 बिंदु समरेखीय हों तो इन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। एक संख्या दी है 12, एक संख्या दी है 5। ठीक है, n का मान मान लेंगे हम कितना, n का मान मान लेंगे हम 12, यानी n बराबर 12 और m बराबर कितना मान लेंगे हम 5। ये त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, यानी त्रिभुज की संख्या बराबर क्या होता है, n⁻3। तो इसका मतलब क्या है, a और माइनस m और c⁻3। देखो कैसे करेंगे इसे, इसे ऐसे कर देंगे 12 × 11 × 10/3 × 2 × 1 माइनस, अब 5 से ले लो इस वाले से, कैसे करेंगे हम, 5 × 4 × 3/3 × 2 × 1। ठीक है, अब देखो यदि हम बात करें तो नीचे वाला मैटर तो खत्म ही हो जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा। अब यदि हम बात करें तो इन सब की गुणा करके इसे घटा दो, और इन सब की गुणा जब हम करेंगे 12 ढाई 110 और 110 ढाई, यानी 220 हो जाएगा, 220। इधर यदि हम बात करें तो कितना हो जाएगा भैया, कहीं मिस्टेक कर दी क्या हमने, कहीं मिस्टेक कर दी हमारी। चलो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो हमने काटने में गलती कर दी, यहाँ पर इधर से 10 बचना चाहिए, बराबर कुल मिलाकर के 210 आपका आंसर आएगा इसका, देख लेना एक बार सही से। ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और जितनी भी सोशल मीडिया की साइटें हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब पर लिंक को शेयर कर दो प्लीज़। आई होप
यू विल सपोर्ट मी। मैं आशा करता हूँ आप मेरी मदद करेंगे। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है। मैं आपको उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो समाप्त हो रहा है, आप कर लेना, कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।